Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start new poem number 3, Loveliest of Trees the Cherry Now. What is the title of the poem? Loveliest of trees, the cherry now. Loveliest of Trees the Cherry Now. It is written by A.E. Housman. A.E. Housman is the poet of this poem. Got it? So A stands for Alfred, and E stands for Edward. So complete name of this poet is Alfred Edward Housman. Got it? So he is a lover of nature. He loves nature. He is a poet of nature. In this poem, I'm just going to tell you. First of all, listen to me. In this lecture, I'll tell you only the main points of this poem. And the purpose of telling you people the important points is that when I'll teach this poem, then you should not get upset. Okay, what is meant by this and that. You should have a clear idea. So, I'm just going to tell you today the important points of this poem. And after that, we'll start its reference, context and explanation. Okay, let's get started. Okay, loveliest of trees the cherry now. So in this poem, cherry trees are the symbol of beauty of nature. इसमें जो cherry trees हैं, वो किसकी symbol हैं, किसकी अलामत है? Symbolism है ना ये, symbolism used by this poem. In this poem, there is a use of symbolism. तो cherry trees are the symbol of beauty of nature. Got it? तो चेरी ट्रीज जो है वो नेचर का पार्ट है. तो शायर जो है वो चेरी ट्रीज से प्यार करता है. इट मीन्स ही लव्स नेचर. ही इज अ लवर ऑफ नेचर. अगर हम इस पोएम को देखें तो दिस पोएम इज रिटन इन क्वार्टरेंस. दिस पोएम इज रिटन इन क्वार्टरेंस. क्वार्टरेंस मीन कि दिस पोएम हैज 3 स्टैंजास एंड एवरी स्टैंजा हैज 4 लाइंस. एवरी स्टैंजा हैज 4 लाइंस. तो ये क्वार्टरेंस में लिखी गई है. दिस पोएम इज रिटन इन क्वार्टरेंस. इससे पहले वाली जो थी दैट वाज रिटन इन कपलेट. जो रेन थी दैट वाज रिटन इन हेक्सामीटर. गॉट? लुक एट द राइमिंग स्कीम. ओके, गिव मी द बुक. इसमें राइमिंग स्कीम देखें तो वो क्या बनेगी. द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए एंड बी बी. ठीक है, ये जितने भी 3 स्टैंजास आर देयर, इन सबकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए एंड बी बी. अब पूरी पेपर के अंदर पूरी पोएम तो नहीं देगा. ही विल गिव 1 स्टैंजा फॉर एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, दिस एंड दैट. तो जैसे नाउ बाउ. अब पहला स्टैंजा देखें तो राइमिंग स्कीम इसकी नाउ बाउ राइड एंड टाइड. देख रहे हो. नाउ आपने हर लाइन का जो लास्ट वर्ड्स होते हैं हर स्टैंजा के या कपलेट के या हेक्सामीटर के जो आखिरी वर्ड्स होते हैं उनको राइमिंग स्कीम की चेक करना होती है. देखिए नाउ बाउ, ये बोज नहीं होता ब्रांचेस. इट्स बाउ. नाउ बाउ राइट टाइड. आगे देखें 10 अगेन स्कोर मोर. ब्लूम रूम गो स्नो. So this poem has a rhyming scheme A and B. Is it clear? Okay, then इस poem में 3 parts, हम 3 parts में, क्योंकि 3 stanzas हैं, 3 parts में इसको डिस्कस करेंगे. पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री. We will discuss the beauty of cherry tree. How much beautiful cherry tree is. Why the poet is calling the most beautiful trees among all. Then transitoriness of life. पहले स्टैंजा में ब्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये कहाँ उगा हुआ है चेरी का ट्री. दूसरे स्टैंजा में वी विल टॉक अबाउट द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ और ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ. जिंदगी का जो मुख्तसरपन है उसको डिस्कस करेंगे. लास्ट में पोएट्स डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक हो गया. कि शायर जो है वो कहता है कि एक आदमी 70 साल जिंदा रहता है और अब मेरी उम्र 20 साल है. 70 में से 20 चले गए तो 50 साल बच गए हैं. ठीक है.
अब 50 साल तो बड़े कम अरसा है चेरी की खूबसूरती को देखने के लिए, तो फिर वो डिसीजन लेता है कि आई गो टू जंगल, आई गो टू दी वुडलैंड, वहां सारे चेरी के दरख्त होंगे, उनकी खूबसूरती को देखता रहूंगा। तो वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस इन डिटेल टुमारो। पहले जस्ट मेन पॉइंट देखते हैं। अच्छा, माइकल जो चॉय है वो इसके पोएम के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि दिस पोएम इज नॉट वेरी मच अबाउट ट्रीज, दिस पोएम इज नॉट वेरी मच अबाउट ट्रीज बट मोर ऑफ डेथ, लाइफ एंड टाइम। तो माइकल चॉय के मुताबिक ये जो पोएम है दैट इज नॉट वेरी मच अबाउट द ट्रीज बट इट इज अबाउट लाइफ, डेथ एंड टाइम। पढ़े ना यार, लाइफ, डेथ एंड टाइम। तो जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें इमेज ऑफ डेथ नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें टाइम को हम डिस्कस कर रहे होंगे, इसके अलावा इसको हम यू कैन से डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। तो ये सही कहता है कि ये जो लिखा हुआ ना, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, तो ये ट्रीज के बारे में कम है, लेकिन उसके अंदर जो इसका हिडन थीम है वो टाइम के बारे में है, डेथ के बारे में है, लाइफ के बारे में है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो पोएम है दैट इज एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ फ्रेशनेस ऑफ नेचर। इसमें आपको फ्रेशनेस ऑफ नेचर नजर आएगा इस पोएम के अंदर। when the poet will be describing the beauty of cherry tree, इस पोएम के अंदर आपको एक्साइटमेंट भी नजर आएगा, एट द सेम टाइम रिग्रेट भी नजर आएगा कि शायद बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत ज्यादा पछता भी रहा है, ठीक हो गया। उसके अलावा इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड मीन मिक्सचर ऑफ पेन एंड प्लेयर, ये दर्द और खुशी का मिक्सचर है। इस पोएम के अंदर वी विल फाइंड दैट द पोएट इज हैज अ प्लेयर एंड एट द सेम टाइम ही विल बी हैविंग सम पेन, ठीक हो गया। इसमें खुशी भी है नजर आएगी और पेन भी नजर आएगा। शॉर्ट स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस पोएम के अंदर आप देखेंगे कि जो इंसान की मुख्तसर सी जिंदगी है उसको भी डिस्कस किया गया है। इज इट क्लियर? तो दिस पोएम इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड रिग्रेट, शॉर्ट स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ, पेन एंड प्लेयर एंड फ्रेशनेस ऑफ नेचर। तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। अच्छा, हम इस पोएम के अंदर अगर फिगर्स ऑफ स्पीच को देखें कि कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, तो इसमें एक तो पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। कौन सा? पर्सोनिफिकेशन आई हैव टोल्ड यू दैट इन पर्सोनिफिकेशन वी कंसीडर नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग और वी गिव द क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम बेजान चीजों को जानदार तस्वर कर लेते हैं, ठीक है, या जब बेजान चीजों को जानदार की खुशियां दे देते हैं। जैसे इस पोएम के अंदर जब वो पहला स्टंदा की जो आखिरी लाइन है उसमें वो कहते हैं कि वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइट, कि चेरी के दरख्त ने ईस्टर के त्योहार के लिए सफेद लिबास पहना हुआ है, क्योंकि चेरी के जो फ्लावर्स हैं दे आर वाइट इन कलर, और ये ईस्टर के मौके पर बाहर में उगता है, ठीक हो गया, और बाहर में ही ये ईस्टर का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। तो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। तो चेरी ने क्योंकि व्हाइट फ्लावर्स हैं तो ऐसे लगता है कि चेरी ने भी इंसानों की तरह व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट ईस्टर को मनाने के लिए, ठीक हो गया। तो वेयरिंग व्हाइट, तो ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ यूज हुआ। उसके बाद मेटाफर यूज हुआ इसके अंदर। ये जो लास्ट स्टैंजा है उसकी लास्ट जो लाइन है उसमें वो कहते हैं कि हंग विद स्नो, ठीक है, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी को बर्फ से ढका हुआ देखना। अब चेरी को बर्फ से थोड़ी ढकी हुई है, चेरी का दरख्त, बर्फ व्हाइट होती है, चेरी के फ्लावर्स भी व्हाइट ही होते हैं, तो वो रिजेम्बलेंस की बेस पे उसको क्या कहता है, स्नो कह देता है। तो ये हैज यूज्ड मेटाफर में ही चीज होता है ना, हम एक चीज को बिल्कुल दूसरी चीज करार देते हैं। जैसे जो रीड अबाउट अ वेरी कॉमन एग्जांपल, मेरा बेटा चांद है, चांद की मानद है दैट इज सिमिली, चांद है दैट इज मेटाफर। तो शायर ने चेरी के जो फ्लावर्स हैं उनको स्नो का है कह दिया है। तो स्नो जो यहाँ है वो किस चीज का सिंबल है? स्नो जो है दैट इज द सिंबल ऑफ व्हाइट फ्लावर्स ऑफ चेरी।
ठीक है, स्नो भी व्हाइट होती है, चेरी के फ्लावर्स भी व्हाइट हैं, तो शायद फ्लावर्स को क्या कह देता है? स्नो। टू सी चेरी, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी को बर्फ से ढका हुआ देखना। तो यहाँ ये बर्फ मतलब नहीं है, यहाँ चेरी के व्हाइट फ्लावर्स उसका मतलब है। तो यहाँ मेटाफर भी यूज हुए, सिंबोलिज्म भी यूज हुए। जो चेरी ट्री है दैट इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, बिकॉज चेरी ट्री इज अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये नेचर की जो खूबसूरती है उसकी अलामत है चेरी ट्री। तो हाउ मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड? Personification, metaphor and symbolism. Is it clear up to this? अच्छा, फिर हम इस पॉइंट के अंदर आप देखोगे कि स्प्रिंग और ईस्टर के दरमियान रिजेम्बलेंस पाई जाती है। ये जो चेरी का ट्री है ये मौसम बहार में उगा हुआ है, स्प्रिंग में उगा हुआ है। ठीक हो गया? तो स्प्रिंग जो है दैट इज कंसीडर्ड द सीजन ऑफ रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग। बाहर में आपको पता है कि हर चीज नए सिरे से होती है, प्यारे प्यारे पत्ते लग जाते हैं दरख्तों को जो कब कब के झड़े होते हैं, हर चीज की न्यू बिगिनिंग होती है, रीबर्थ होता है बाहर के मौसम के अंदर। ठीक हो गया? तो स्प्रिंग जो है दैट इज द सिंबल ऑफ रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग। ये तो समझ आ गया आपको। अब स्प्रिंग के बाद spring is followed by winter. Spring is followed by winter and winter is the season of coldness and death. ठीक है? अब जो बहार है, ठीक है, और ईस्टर, इस इनके दरमियान हम मुमासला देख रहे हैं कि इनके दरमियान क्या रिजेम्बलेंस पाई जाती है। तो स्प्रिंग कौन सा सीजन है? रीबर्थ का, न्यू बिगिनिंग का, एंड इट इज फॉलोड बाय विंटर, सर्दी। सर्दी जो है इसको इंग्लिश लिटरेचर में सीजन ऑफ डेथ कहा जाता है, सीजन ऑफ कोल्डनेस है ये। ठीक हो गया? क्योंकि सर्दियों में एक्टिविटीज मुंजमद हो जाती है ना, यू आर नॉट एबल टू मूव एनीवेयर, बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो स्प्रिंग जो है दैट इज अ सीजन ऑफ रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग एंड इट इज फॉलोड बाय विंटर दैट इज द सीजन ऑफ कोल्डनेस एंड डेथ। अब जो ईस्टर है ये भी सीजन ऑफ रीबर्थ है, इट इज अ सीजन ऑफ न्यू बिगिनिंग। ईस्टर जो है ये न्यू बर्थ का सीजन है, रीबर्थ का सीजन है, त्योहार है। अब ईस्टर जो है ये ईसाइयों का त्योहार है जो वो 21 मार्च को ये इसके बाद मनाते हैं। इस त्योहार के अंदर होता क्या, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो डेथ है उसको रिमेम्बर करते हैं और दुनिया में वो दोबारा आएंगे इस बात की खुशी मनाकर ये ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है? व्हाट इज ईस्टर? It is a religious festival observed on 21st March or after that. ठीक हो गया? या you can say it is a religious festival in March and or April. मार्च अप्रैल में होता है। When Christians, जबकि ईसाई जो लोग होते हैं, remember the death of Christ, remember the death of Christ and his return to life. उनकी डेथ को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ को भी याद किया जाता है और वो दुनिया में दोबारा आएंगे उसको भी याद किया जाता है। तो इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल इन मार्च अप्रैल इन विच क्रिश्चियंस रिमेंबर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज रिटर्न टू लाइफ। तो अब जो ईस्टर है ये सीजन ऑफ रीबर्थ भी हो गया, सीजन ऑफ डेथ भी हो गया। जैसे स्प्रिंग है सीजन ऑफ रीबर्थ है, इसके बाद विंटर होता है, तो विंटर है वो सीजन ऑफ डेथ है। तो देयर इज अ रिजेम्बलेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड ईस्टर। जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा तो ये बात आपको बताऊंगा, तो पहले बताने का पर्पस ये है कि उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या कह रहे हैं सर। इज इट क्लियर? व्हाट टाइप ऑफ रिजेम्बलेंस इज फाउंड बिटवीन स्प्रिंग एंड ईस्टर? अच्छा, इस पोएम के अंदर इमेज ऑफ डेथ इज फाउंड एवरीवेयर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम टिल द एंड ऑफ द पोएम देयर इज द इमेज ऑफ डेथ। किस चीज का इमेज पाया जाता है? डेथ का इमेज पाया जाता है। ठीक हो गया? आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर द डे। Inshallah, we will re-continue this poem tomorrow and we'll study about its reference, context and explanation. Is it clear? Any question? No, sir. Okay, thank you. Allah Hafiz. Take care.